नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे राजा के गढ़ में महाराजा। जी हां, जिस तरीके से महाराज माफ कीजिएगा, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आज जो है राघवगढ़ पहुंचे थे और राघवगढ़ में जिस तरीके से तो राजा को यहां पर टक्कर देते हुए वो नजर आए और दिग्विजय सिंह के जो करीबी माने जाते हैं हिरेन सिंह, उन्होंने आज जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ वो जो है आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महाराजा ने राजा को टक्कर दी है और पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा और इसको लेकर किस तरीके से सियासत होती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से हिरेन सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी का दामन थामा था उसके बाद कांग्रेस लगातार तमाम आरोप लगा रही थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाय इलेक्शन में कांग्रेस का दावा था, तमाम जो कांग्रेस ने नारे दिए थे वो नारे भी नहीं चले, जनता का साथ बीजेपी को मिला, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। और उसके बाद अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, महाराज यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो राजा का गढ़ माना जाता है राघवगढ़, यहां पर उनको चुनौती दी गई है और यहां पर एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया गया है। राजा के गढ़ में महाराज पहुंचे हैं और एक बड़ा झटका दिया गया। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद हम चर्चा पर दोबारा लौटें। मेरा तो संपूर्ण क्षेत्र का दौरा है और कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। राष्ट्र की मुख्यधारा और राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलने के लिए उत्सुक हैं, उनका सदैव स्वागत है। कांग्रेस तो गई हुई कहानी है, कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि ना कांग्रेस की नीति है, ना नेता है और ना सदनियत है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है और कांग्रेस राघवगढ़ के जो तथाकथित नेता है, तथाकथित राजा है, उन्होंने तो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क किया और आज वही कांग्रेस का परचम लेके घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह स्थिति कांग्रेस की खराब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खुद अप्रासंगिक हो चुके हैं, जिनका खुद का क्षेत्र नहीं बचा पाए, जिनकी स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। जनता इन्हें आगे आने वाले चुनावों में जवाब देगी। वो लोग जिनका खुद का अस्तित्व नहीं बचा है वहां पे वो इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला और थोड़ी बहुत बातें हैं इधर उधर की, सिर्फ ये सनसनी फैलाने के लिए जो चीजें, इसका जनता माकूल जवाब देगी। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, हिरेन सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो राजा के गढ़ में महाराजा ने यहां पर दस्तक दी है और साफ तौर पर कहा है कि ये उनका क्षेत्र है। और यही बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ये उनका क्षेत्र है और वो अपने क्षेत्र में आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब राजा के गढ़ में महाराजा पहुंचे हैं और सक्रिय भी हुए हैं और कई संकेत जो है उनके इस बयान से निकाले जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि राजा के गढ़ में जब महाराजा पहुंचे तो क्या कुछ हुआ और इसके क्या सियासी मायने हैं। सीधे तौर पर हमारे भोपाल के जो विशेष संवाददाता हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं शोएब खान, उनके पास सबसे पहले हम चलेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो ये जो पूरा घटनाक्रम निकल कर आया है और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि अगर हम देखें तो 5000 से ज्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे हिरेन सिंह के साथ, उन्होंने भी यहां पर बीजेपी का दामन थामा है। और कहीं ना कहीं अगर हिरेन सिंह की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से राघवगढ़ की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र उनका माना जाता है, यहां पर उनकी अच्छी खासी दमखम है। और ऐसे में जब यहां से जो है एक बड़ा नेता निकलकर जो है कांग्रेस का दामन छोड़ता है, जिस तरीके से हिरेन सिंह ने जो है यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ा, उसके बाद बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके साथ जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है 2023 के रण की जिस तरीके से बात की जा रही है, यहां पर जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर अगर हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान के पास चलेंगे, शोएब से समझेंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। शोएब, जिस तरीके से राजा के गढ़ में महाराजा पहुंचे हैं और यहां पर एक बड़ा झटका न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस को भी दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है हिरेन सिंह काफी करीबी और विश्वसनीय माने जाते थे दिग्विजय सिंह के, और ऐसे में उनका बीजेपी में आना, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मौजूदगी में, कई सारे संकेत दे रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं 2023 की तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी। बिल्कुल आकाश, देखिए कांग्रेस के घर में सेंध मारने का जो काम है बीजेपी का लगातार जारी है। और देखिए पहले भी कई ऐसे जो कार्यकर्ता जो नेता हैं कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आज भी देखिए राघवगढ़ में जिस तरह से स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत लेने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, और जिस तरह से इस दौरान अगर कांग्रेस के नेता हिरेंद्र सिंह की यहाँ पर बात किया तो अपने करीब 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। और बिल्कुल देखिए काफ़ी वर्चस्व जो है ये कांग्रेस में रखते थे। और जिस तरह से अगर इनके खास तौर से कई जो परिवार के जो लोग हैं वो कांग्रेस से लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से देखिए लगातार जो राजनीति है, महाराजा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो वो जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद कांग्रेस के कई ऐसे जो घर थे उनमें सेंध मारा गया है। और उसके बाद जो कई लोग थे जो सदस्य जो है बीजेपी में बने हैं, जिस तरह कई नेताओं की बात की जाए। एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जो है हिरेंद्र सिंह ने यहाँ पर जो है भाजपा का दामन थामा। लेकिन जिस तरीके से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि मैं पहली बार नहीं यहाँ आया हूं, ये मेरा अपना ही क्षेत्र है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं कि ये क्षेत्र उनका है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस बात की भी तौर भी इशारा कर रहा है ये कि कहीं ना कहीं अब महाराजा जो है यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं और 2023 की तैयारी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। सकता है आकाश 2023 की तैयारियों को लेकर, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी की जो बैठकें देखने को मिली हैं और इससे पहले भी कई जो बीजेपी ने जिस तरह से अगर कांग्रेस के नेताओं की बात किया है तो उनमें शामिल भी हुए हैं। फिलहाल देखिए सिंधिया की बात की तो उनसे भी मीडिया ने चर्चा की थी और जिस तरह से दिग्विजय सिंह के घर में जिस तरह से उनका आज कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहली बार मैं जो है राघवगढ़ नहीं जा रहा हूँ और मेरा ही क्षेत्र है। तो फिलहाल देखिए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की बात किया तो आने वाले समय में ज्यादा वो एक्टिव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो स्थानीय नेताओं की बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों से या कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो काफी जो लोग हैं वो कांग्रेस से भी अभी भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से अब जो हिरेंद्र सिंह की यहाँ पर बात किया तो उनके साथ भी जो समर्थक थे वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा और देखने को मिलेगा कि कई जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल शोएब, आपके पास मैं लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी नेता चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं, सीधे चेतन जी के पास चलेंगे। चेतन जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे समझना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं, महाराजा न सिर्फ एक्टिव हुए हैं बल्कि सीधे तौर पर राजा के गढ़ में यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ में न सिर्फ सेंधमारी हुई बल्कि बड़ा झटका दिया है। उनके विश्वास पात्र जो माने जाते हैं हिरेंद्र सिंह, उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ली है, कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश नहीं सारे देश में कि वे महाराजा हैं और राजा की छवि इस मध्य प्रदेश में स्वीकार करने की योग्य नहीं कि वो राजा है। राजा लायक काम भी तो हो, कुछ राजा लायक आचरण तो हो, व्यवहार तो हो। ये कौन से खुद के राजा हैं? मैं तो आज नहीं, जब युवा मोर्चा में संघर्ष के दिनों में था तब भी मैंने कहा था कि इनका एक बार टेस्ट कराना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। और एक बात सच है कि इनको राजा स्वीकार नहीं किया। वो राजा जो अपने ही मजहब पर प्रश्न चिन्ह उठाए, जो अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाए, अपनी पूजा की पद्धति पर, ऐसे महाराजा का कोई इतिहास इस हिंदुस्तान के किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। रही बात आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की, तो निश्चित रूप से जो कुछ लोग स्वयंभू राजा घोषित हैं, इन सबका अंत करने के लिए ही ज्योति का आगमन इस भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और निश्चित रूप से महाराजा ऐसी ताकतों का अंत करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। जिनको राघवगढ़ को सोचते थे कि हमारा अपना घर का किला है, अब इनको इनकी घर की माद में घुस करके निकाल करके पॉलिटिकल और सामाजिक दोनों ही रूप से खत्म करना है। क्योंकि जिस प्रकार का प्रदूषण राजनीति में दिग्विजय सिंह जी और इनके जो चौकड़ी है इससे फैलाया है, वो कहीं से भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार 3 बार और कुछ ब्रेक के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है वो इस प्रकार के विचारों को खत्म करने के लिए ही दिया है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तो संगठन की नेतृत्व के आदरणीय BD शर्मा जी का पूरा सहयोग है और हम सबकी मंशा है कि इस प्रदेश में अच्छी बात करने वाले, अच्छी नीति लाने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों से इस मध्य प्रदेश की पहचान हो
न कि महिलाओं को लेकर के अपशब्द कहने वाले, न कि प्रभु राम के औचित्य को लेकर के प्रश्न करने वाले, और न तो वो लोग जो हिंदुत्व को अपमानित करके सोचते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। और खास तौर से हम ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की पावन भूमि से, जहां मां नर्मदा का पावन जल। चेतन जी, ये तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं सर, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि धीरे धीरे कर कर आप कह जरूर रहे हैं कि राजनीति का प्रदूषण खत्म करना है, लेकिन प्रदूषण को अगर खत्म करना है तो अभी तक इतने सालों तक जो उनके समर्थक माने जाते थे, उनके विश्वसनीय माने जाते थे, वो जब बीजेपी में आएंगे तो क्या वो सब पवित्र हो जाएंगे? क्योंकि मानसिकता को बदलने में भी समय लगता है। तो क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई गंगा जल है क्या सर, जो 2 बूंद पी लें तो कहीं ना कहीं सब कुछ पवित्र हो जाएगा? आप लोग इस गंगा जल, और आप लोगों का एक क्वेश्चन और आता है, शायद थोड़ी देर में आ जाए, कि अभी तक वहां पे जो बह रहे थे तो गंगा की तरह शुद्ध नहीं थे, गंदा नाला थे, आपके यहाँ की गंगा हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आदमी अगर किसी स्थान को छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? आदमी अगर किसी कष्ट में होता है तभी दवा लेता है ना। लोग उस परिवार में से निकल रहे हैं, उनसे उनका कष्ट पूछिए। उस कष्ट की दवा अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसका हम कैसे कह सकते हैं कि इसका उपयोग नहीं है? भाई, हर आदमी के बल, बुद्धि, विद्या हनुमान जी महाराज ने सबको दी है ना, तीनों चीजें। तो ये सब अपना उपयोग करके, जिनको लगता है कि सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, सामाजिक परोपकार के रूप से, अपना भविष्य बनाने के रूप से, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म राजनीति में सुरक्षित, संरक्षित है, जो विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के काम करता, तो भारतीय जनता पार्टी है। सर, कांग्रेस और समझ लेता हूं सर जी। बिल्कुल सर, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। विभा पटेल जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। विभा जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। विभा जी, आपसे समझना चाहूंगा, सीधे तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि दुख, दर्द, पीड़ा में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको बूस्टर डोज लगाकर जो है बीजेपी में लाया जा रहा है, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब आज जो अगर हम बात करें तो महाराजा जो है राजा के गढ़ में थे, और ऐसे में यहां से हिरेंद्र सिंह ने जो है अपने 5000 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। कैसे देख रही हैं आप इसको? नहीं, मुझे तो बड़ा तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पे, जो अपना दुख छुपा के और फिर भी गुणगान करने पर लगे हुए हैं। ये चेतन जी का दुख चेतन जी भी जानते हैं, और ऐसे इन जैसे अनेक वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, वो कार्यकर्ता भी अपना दुख जानते हैं कि आज उनका कहीं अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में बाकी बचा ही नहीं है। चाहे ये बातें कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना करें, लेकिन जो लोग आज ग्वालियर क्षेत्र में, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रभात झा हो या जयभान सिंह पवैया हो, जिनकी पूरी की पूरी राजनीति केवल और केवल सिंधिया के विरोध पर टिकी हुई थी, आज वो अपना दुख छुपा के किस तरह से सिंधिया का गुणगान कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं जानते होंगे। दूसरी बात, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, ये केवल मध्यम वर्ग को और अन्य हिंदुओं को ये केवल डर दिखा के, केवल भयभीत करके, केवल उनको में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करके ये पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो उनकी हितैषी नहीं होगी। लेकिन ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये उस RSS की बात करते हैं जिसने इस देश में 2 राष्ट्र की थ्योरी देने का काम किया, अंग्रेजों का समर्थन करने का काम किया, और 2 राष्ट्र की थ्योरी की अगर सबसे पहले किसी ने बात की तो RSS ने की थी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जो सबसे पहले गुणगान किया करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये किस मुंह से गुणगान करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज ये स्थिति हो गई है, ना वे घर के हैं ना घाट के रहे हैं, क्योंकि सिंधिया में आके जिस तरह से इनके यहाँ आके एक स्थिर पानी में पत्थर फेंक दिया है, उससे ये सब लोग अब बचते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल विभा जी, आपके पास मैं लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ हैं। सर, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस इसे अपने तरीके से देख रही है, और जिस तरीके से राजा के गढ़ में जब महाराजा पहुंचे हैं तो एक बड़ा झटका जो है न सिर्फ दिग्गी राजा को दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी को दिया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको कि कहीं ना कहीं अभी से 2023 के लिए जो सियासी बिसात है वो बिछना शुरू हो गई है? नहीं, बिल्कुल ये सियासी बिसात ही 2023 के लिए। लेकिन एक बात और है कि जिस तरीके से ये जो परिवर्तन हो रहा है पार्टियों का, हिरेंद्र सिंह उस इलाके में इतने बड़े नेता नहीं रखते थी, तो उनके आने से कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात है कि वो भी आ रहे हैं तो सिंधिया के भरोसे, सिंधिया जितना उनको बढ़ा दें उतना वो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि वो पूरा का पूरा इलाका एक समय में सिंधिया का इलाका था।
ये 10 साल का टेन्योर ऐसा मान लो दिग्विजय सिंह जी का, कि दिग्विजय सिंह जी उस समय आ गए थे और उस इलाके में इनका थोड़ा बहुत नाम चलने लगा था। बेसिकली परंपरागत इलाका वो सिंधिया का ही है। जी अब ये भी एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप उसको कितना साबित करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली थी उस एरिया की तरफ से, और वो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन 10 साल में मतलब उस इलाके की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं कह सकते आपके जी। एक चीफ मिनिस्टर के इलाके में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ हो। तो ये वजह भी है, वहाँ के लोग वहां से नाराज है उनसे, और इसी की वजह से लोग पार्टी परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में एक नया चेहरा उस इलाके में दोबारा से मिला है। तो हो सकता है कि ये सिलसिला भी आगे भी चले। जी सर, एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने हिरेन सिंह जी को लेकर जो तमाम चीजें कही, लेकिन सर उस समय अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस का ही टीम का हिस्सा हुआ करते थे, और चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या सिंधिया जी की, तो दोनों एक टीम में हुआ करते थे। तो एक टीम के प्लेयर के नाते वो जो है मैदान में होते थे, और यही कारण था कि फ्री एंड एक तरीके से दिग्विजय सिंह को भी यहाँ मिला हुआ था। लेकिन अब स्थितियां जो हैं बदल गई हैं, राजा और महाराजा आमने सामने हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है सर, जब महाराजा जो है दोबारा से अपनी जड़ें, दोबारा से अपने गढ़ में अपनी जड़ें फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगामी 2023 का जो रण आने वाला है उसको लेकर भी उसकी तैयारी भी ये मानी जा सकती है, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह को सूचना होगा कि आगे उनको क्या करना है। क्योंकि 10 सालों तक भले ही वो मुख्यमंत्री रहे हों मध्य प्रदेश के, लेकिन अब जो स्थितियां हैं कांग्रेस के लिए पहले से चिंताजनक हैं, और ऐसे में उनके गढ़ में ही जब उनको चुनौती मिलने लगेगी तो एक बड़ी परेशानी उनके सामने आ सकती है। नहीं, बिल्कुल आएगी परेशानी। हालांकि परेशानी सामने आने का सबसे बड़ा कारण वो खुद भी है जी। मैंने जो आपसे एक जिक्र किया था कि उस क्षेत्र में एक चीफ मिनिस्टर के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में। दूसरी बात यह है कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह कभी एक नहीं रहे पूरी राजनीति में, चाहे कांग्रेस में वो साथ रहे चाहे कई साथ रहे, ये हमेशा से ही प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के, और इनकी टीम भी अलग रही है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सीमा रावगढ़ से गुना तक भी नहीं पहुंच पाई। गुना के बाहर, गुना से उधर उनको कोई नेता ही मानने को तैयार नहीं हुआ आज भी जी। जबकि मैं ये बात तब कह रहा हूँ जब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उस इलाके में आज भी गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर तक आप चले जाइए, सिंधिया का ही नाम चलता है। और रावगढ़ का एक इलाका छोड़ दिया जाए जो 10 साल से दिग्विजय सिंह ने अपने उसमें किया था, लेकिन मैं इसको यही कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो चाहते थे तो अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते थे। जी बिल्कुल सर, सवाल यही है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिग्विजय सिंह जी को मिली थी, लेकिन वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, चेतन सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए। चेतन जी, कांग्रेस के तमाम सवाल हैं, साफ तौर पर कांग्रेस इस बात को कह रही है कि बीजेपी में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जा तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो इतने सालों तक तपस्या करने वाले, जो बीजेपी संगठन को खड़ा करने वाले लोग हैं, उनकी जो है अनदेखी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार बीजेपी अपना रही है, और ऐसे में बीजेपी में अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं सर। है उसको कोई नहीं रोक सकता जी। वो कोई भी हो, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी फोरम पर हो जी। अगर काबिल है तो अपना स्थान बना लेगा। ठीक है जी। अपने जिले में नहीं, प्रदेश में बनाएगा, प्रदेश में देश में बनाएगा, लेकिन वो अपने आप को स्थापित कर लेगा। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात की चिंता करता है कि उसके सारे कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट सत्ता और संगठन में कहाँ उसका बेहतर प्रयोग हो सकता है, उपयोग हो सकता है, उस स्तर पर हम करते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस अपने अंतर्मन में झांके और ईमानदारी के साथ खुद की कामों की, खुद के संगठन की समीक्षा वो करे। कांग्रेस में कौन लीडर है? कमलनाथ जी सरकार में थे तो प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ना चाहते थे, आज वो नेता प्रतिपक्ष है फिर भी प्रदेश अध्यक्ष, और लोग उनसे मिल नहीं पाते। वो अपनी चिंता क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए हम आकाश जी सरकार में है ना, आप मेरे को पिछले 30 दिन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम प्रदेश से लेकर के मंडल और बूथ की इकाइयों के आप खुद काउंटिंग कर लीजिए, और जो लोग विपक्ष में है वो जनता के एक कार्यक्रम करके बता दें। तो ये अंतर है बेसिक रूप से। हम चरैवेती के रूप में काम करते हैं। जीवंत इकाई का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम समाज, संगठन, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कैसे हम सरकार और संगठन के बीच में सेतु बन सकते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कर रहा है। कांग्रेस में कोई कार्यक्रम नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई इनकी नियत नहीं है।
जिनके पास नेता नीति नियत तीनों का अभाव है, हमसे बार बार प्रश्न पूछते चलिए। हैं। ठीक है, हमसे आप प्रश्न पूछिए। जी। जब भी आप फील्ड की राजनीति में आओगे, जनता आपको जवाब देगी, और जनता जवाब दे ही रही है। सारे जवाब सुनने के बाद, रिजल्ट हाथ में देखने के बाद भी आप कहते नहीं आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हुआ, तो ठीक है भैया, आप लगे रहिए, उसको कौन रोक सकता है। इतना सकारात्मक गुण लेकर के कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप देखिए, आप मध्य प्रदेश की तरफ क्यों देखते हैं, टीएमसी के तेवर देखिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके वरिष्ठ नेता, जो खास तौर से वो ट्रेंगल को किया है लेके, जी। तो ट्रेंगल ही हुए ना, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, उनको लेकर के टारगेट करके जो बातें कही हैं, वो कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान नहीं आया, आलोचना तक नहीं करने की हिम्मत है। कितना कितना गिरोगे। अब इनकी स्थिति आकाश जी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आंख फूटे, लेकिन हमारा कुनबा खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर एक तो भाजपा के नेता या कार्यकर्ता की आंख फूटना चाहिए। तो जो लोग इस तर्ज पर सोचते हो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का वितर्क हो ही नहीं सकता। हम चलिए, आप चुनौती नहीं मान रहे हैं सर, लेकिन चुनौती इस बात की तो है ही कि जब बीजेपी में कांग्रेस की बड़ी फौज जो है कांग्रेस में आएगी और बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो आपके लिए रहेंगी। कांग्रेस के पास आना चाहूंगा, विभा जी लगातार बनी हुई है। विभा जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप इस बात को तो कह रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं, लगातार प्रलोभन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, बीजेपी में बीजेपी नेताओं की अनदेखी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल कांग्रेस के अंदर होना चाहिए था, आपको लग रहा है कि वो हुआ है? क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें आना, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार वो भी है, वो टूटता जा रहा है। यही कारण है कि वो बिखर कर बीजेपी का दामन थाम रहा है। वो अरे मैं घर ले विभा जी, मैं फोन करती हूँ, सब इकट्ठा करवा। हाँ, मैं यही लेती। विभा जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी विभा जी, आपसे सवाल कर रहा था मैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस से जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनसे उनका मन टूट गया है, उनमें बिखराव आ गया है, यही कारण है कि वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है क्या? और दूसरी चीज ये भी समझना चाहूंगा, जो डैमेज कंट्रोल की बात बाय इलेक्शन के बाद की जा रही थी, वो डैमेज कंट्रोल क्या नहीं हो पाया? यही कारण है कि लगातार जो कार्यकर्ता है उनका मोह भंग हो रहा है, वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है। देखिए सतीश जी, एक तो आपके साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर का समय देना नहीं चाहते। जी। आप हमेशा या तो मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें या फिर आप इस तरह की डिबेट रखा ना करें। दूसरी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये बात कर रहे हैं कि मोह भंग होना और कांग्रेस का कार्यकर्ता नेगलेक्ट, तो भारतीय जनता पार्टी से जो आज कांग्रेस में आ रहे हैं, शिवराज जी के साले साहब आए, पारुल साहू आई, तो ये क्या इनका मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से? ये लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि चेतन सिंह जी अभी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो लायक होता है वो अपना स्थान स्वयं बना लेता है, तो क्या चेतन जी अपने आप को वो लायक नहीं समझते? क्यों नहीं इतने वर्ष तक संघर्ष करने के बाद, इतने वर्ष तक तपस्या करने के बाद चेतन सिंह जी को उनकी पार्टी में एक स्थान, सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पा रहा है? देखिए, विडंबना यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह का लोकतंत्र प्रारंभ कर दिया है कि अगर जनता वोट दे न दे, वो दूसरे तरीके से सरकार बनाएंगे, पैसों से बनाएंगे, लोगों को प्रलोभन देंगे या लोगों को प्रताड़ित करेंगे। दोनों तरह का वो उन्होंने काम चालू कर दिया है। एक और वो प्रताड़ित करते हैं, दूसरी ओर प्रलोभन देते हैं, और इस तरह से जो उन्होंने अपने कुनबा बढ़ाने का काम किया है, ये आज जरूर आपको प्रतीत हो रहा है कि इनका कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन ये दूरगामी काम नहीं होता, ना ये दूरगामी राजनीति का प्रतीक है। ये हमेशा दूरगामी राजनीति कम से कम भारत में दूरगामी राजनीति उसी की चलेगी जिसपे आस्था का, जिसमें समन्वय होगा, जो जनता पर विश्वास। यही समझना चाह रहा था विभा जी मैं आपसे कि दूरगामी परिणाम जो है इसके नहीं मिलेंगे, कांग्रेस ऐसा कह रही है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी की दिखती है, आपको लग रहा है, क्योंकि लगातार कमलनाथ जी भी लगातार बैठकें कर रहे थे, आप लोग भी लगातार एक्टिव थे, अभी चुनाव का समय भी नहीं है, सिर्फ पंचायत चुनाव होना है, और उसके पहले जो है, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि ऐन चुनाव के समय खरीद फरोख्त की गई और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई गई, लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है। पंचायत चुनाव जो है गैरदलीय आधार पर होगा, नगरीय निकाय चुनाव में अभी समय है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐसे में बिना किसी कारण के जो है कार्यकर्ता जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कहीं ना कहीं जो कसावट है उसमें थोड़ी सी ढिलाई आ गई है, दोबारा से अंदरूनी सर्जरी करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? इसको
कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो आदमी बचे हैं, ना काम करने वाले कार्यकर्ता बचे हैं, इसीलिए वो अन्य दलों से लोगों को प्रलोभन दे देकर तोड़ने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये जिनकी आप आज बात कर रहे हैं, मूल सिंह जी को घर से निकालकर दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव लड़वाया था, उनके बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया था। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि किस तरह के एहसान फरामोश ये लोग हैं। जो पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है, जो पार्टी उन्हें मौके देती है, यदि वो उसके नहीं हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी में यदि उन्हें मौके नहीं मिले तो फिर वो किस तरह से पलटी मारेंगे, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और इसीलिए उन क्षेत्रों में ये केवल और केवल दल बदल का सहारा ले रहे हैं। आज इन्होंने जोबट में चुनाव लड़ाया। जी बिल्कुल विभा जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि किस तरीके से राजा के गढ़ में महाराजा पहुंचे हैं और यहां पर सीधे तौर पर एक बड़ा झटका जो है दिग्विजय सिंह को महाराजा ने दिया है। लेकिन सवाल यही है कि अभी 2023 के रण में समय है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से महाराजा का जो गढ़ भी माना जाता है, दोबारा से उन्होंने वहां पर घर वापसी की और अपने गढ़ में अपनी जड़ें फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली है, चुनौती बढ़ने वाली है। लेकिन ये चुनौती कितनी बढ़ेगी और कैसे होगी 2023 तक, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।